नमस्कार साथियों। तो आज है 12 मार्च 2026। दोस्तों, आपको याद होगा शायद, इसके पहले भी आपको मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि जो जंग चल रहा है ना, पिछले 9-10 दिन हो चुका है। ये जंग अगर नहीं रुका ना, अभी तो भाई साहब कुछ भी नहीं है। बहुत बड़े लेवल की क्राइसिस आने जा रहा है, सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया भर पे। और आई थिंक कि आप इस बात को काफ़ी सीरियसली भी थोड़ा सा देखना, क्योंकि देखिए ये जंग के कारण बैक टू बैक लास्ट 1.5 हफ्तों से बाजार में जैसे गिरावट हुआ, आगे भी हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहले मेरे बात को ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, आज इंडियन मार्केट वैसे तो यहाँ पे वीकनेस के साथ ही क्लोजिंग दिया, और बैक टू बैक देखिए पिछले 5 दिनों पे 4% गिरा है। एक महीने की बात करें 8.5% गिरेगा, जस्ट इमेजिन कीजिए 8.5% गिरा है निफ्टी। ठीक है, अभी तो बहुत गिरना बाकी है। दूसरी तरफ आ जाइए, अभी बस 1 घंटा हुआ है, 1 घंटा 5 मिनट के आसपास हुआ है, यूएस मार्केट ओपन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूएस में लोकल टाइम 9:30 पे वहाँ पे मार्केट ओपन होता है। अभी लगभग 10:30 के आसपास चल रहा है। डॉ जोन्स शुरू होते ही 1.5% गिर गया। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, 1.64% की गिरावट नैस्डैक कंपोजिट में भी चल रहा है। अब क्लोजिंग अगर थोड़ा बहुत रिकवर नहीं कर पाया या पॉजिटिव में क्लोजिंग नहीं दिया, तो दोस्तों मान के चले कि कल भी मार्केट पिट सकता है। अब ये देखिए, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, वो अभी एग्जैक्टली 8:05, ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रियल टाइम डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे चल रहा है। 23,571 पॉइंट पे, 23,571 पॉइंट पे, मतलब जबकि आज निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था 23,639 पॉइंट पे। ठीक है, और देखिए इसके पीछे रीज़न कुछ अलग नहीं है, इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है। इसके पहले भी आपको मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, और मैं देखता भी हूँ कि बहुत लोग इसको सीरियसली लेते हैं, कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। तो मेन जो यहाँ पे मेन मुद्दा है ना, वह है ऑयल डिस्रप्शन। मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रहा है, उसमें ऑयल डिस्रप्शन की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में देखने को मिला है। भारत में आप देखिए, भारत सरकार जैसे ही गैस की प्राइस बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली क्राइसिस आ गया। अब ये जंग अगर और 3-4 हफ्ता आगे कंटिन्यू हो गया ना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भारत सरकार कुछ कर नहीं सकते, या सेंटर ना कुछ कर सकता है, स्टेट ना कुछ कर सकते हैं। एक दूसरे को आरोप देने से कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सारा खेल दोस्तों ये जंग से जुड़ा हुआ है। ऑयल प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बढ़ा देना पड़ेगा पेट्रोल डीजल की भाव, और तब तो बहुत बड़ी लेवल की क्राइसिस होगा, बहुत बड़ी लेवल पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, ये तो चलो ठीक है, मैं इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ। निवेशक की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या दिक्कत है पता है? जैसे जैसे मार्केट में गिरावट हो रहा है ना, एफआईएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है, लगातार बिकवाली चल रहा है। अब देखिए, ऐसा भी नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, एफआईएस इसके पहले भी सेल किया था, बट फर्क क्या था पता है? फर्क ये था कि इसके पहले, जैसे कि आप जनवरी को उठाइए, दिसंबर की डेटा को उठाइए, लास्ट ईयर नवंबर की डेटा को उठाइए, वहां पे एवरेजली अगर हम बात करें, अराउंड 1,000-1,500 करोड़ के आसपास बेच रहा था। और जब से ये जंग शुरू हुआ है और एफआईएस द्वारा फिर से सेल ऑफ शुरू हुआ, आपको पता है कि हर एक दिन एफआईएस ने कभी 6,000 करोड़, कभी 5,000 करोड़, जैसे कि आज का डाटा है, एकदम लेटेस्ट डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी अभी शाम के वक्त आया, 7,049 करोड़ बेच के निकल गया। और यही बात आपको इसके पहले भी बार बार कहा था कि देखिए जंग अगर नहीं रुका ना, ये बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हो, पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हुआ है, एक क्राइसिस क्रिएट होने जा रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो एफआईएस एफपीआई सिर्फ एक दिन पे नेट वैल्यू की बात करें 7,000 करोड़ बेच रहा है ना, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 10,000 करोड़ बेचेगा, फिर 15,000 करोड़ बेचेगा। अब बात यह कि देखिए डीआईएस कब तक इसको काउंटर करेगा, डीआईएस का भी एक लिमिट है। और ये भी फैक्ट है कि डीआईएस की काउंटर करने से कोई मार्केट में उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एफआईएस की इनफ्लो जब तक ना आ जाए, मार्केट में दोस्तों रिकवरी होने का चांस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मेरे बात को सेव करके रख देना। अब यहाँ पे एक और बात जुड़ जाते हैं कि देखिए, एफएस की बेचने से तो मार्केट गिर रहा है, लगातार गिर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि कौन कौन से शेयर में ज़्यादा गिरेगा, या कौन कौन सी कंपनी की शेयर ज़्यादा पीटेगा। दोस्तों अब देखिए, बहुत सिंपल इक्वेशन, एफआईएस की होल्डिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं वहीं पे पीटेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहीं पे बिकवाली होगा ना। और जिस वजह से अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में निफ्टी 50 जितना ना गिर रहा है, आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि बैंक निफ्टी जो है वो उससे ज़्यादा पिट रहा है। और ख़ास करके मैं कहूँ तो प्राइवेट बैंक्स, जैसे कि आप देखिए, एचडीएफसी बैंक की शेयर आज हो सकता है कि बहुत नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, बट पिछले एक महीने पे जस्ट इमेजिन कीजिए, एचडीएफसी बैंक की शेयर 9.5-10% के आसपास गिर चुका है। ठीक है, सेम आईसीआईसी बैंक की शेयर
ये आज लगभग 1.5-2% गिरा। एक महीने पे पिछले 11% गिर चुका। कोटक बैंक उठाइए, आज 2% गिरा। पिछले एक महीने पे 12% गिरा है। एक्सिस बैंक ये आज 1.5% के ऊपर गिरा। पिछले एक महीने पे 7-8% गिरा है। इंदासिन बैंक उठाइए, भले ये बैंक निफ्टी का पार्ट नहीं है, बट ये भी, इसमें भी एफएस की बहुत मोटा होल्डिंग है। मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा। ये भी 10% गिरा है। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ तो आपको एकदम प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक की मैं आपको शेयर होल्डिंग की चार्ट पैटर्न दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, शेयर होल्डिंग के चार्ट पैटर्न पे आप देखेंगे कि जब से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक की मर्जर होने के बाद इसमें जो प्रोमोटर की होल्डिंग वो तो जीरो ही है, बट उसके बाद सबसे ज़्यादा मतलब मेजोरिटी ऑफ होल्डिंग किसके पास है पता है? एफएस के पास है। 47-48% की वेटेज है। 47-48% की वेटेज है। तो आप समझ पा रहे हो कि भले बात ही कि बिकवाली कहाँ पे हो रहा है, कौन सी जगह पे बिक रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका एचडीएफसी बैंक की एफएस की होल्डिंग। जस्ट आप देखते जाइए, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। आ जाइए आप आईसीआईसी बैंक पे, देखिए आईसीआईसी बैंक में कोई प्रोमोटर नहीं है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टेक हो सकता है कि डीएस के पास है, 46-47% की वेटेज, बट एफआईएस के पास जो स्टेक है उसको भी आप कम मत समझना। 43-44% की वेटेज तो एफआईएस के पास भी है। और ये जो आपको मैं बैंक दिखा रहा हूँ एचडीएफसी बैंक, जिसकी मार्केट वैल्यूएशन आज के डेट में लगभग 12.5 करोड़ के ऊपर, अराउंड 13 लाख करोड़ के आसपास। आईसीआईसी बैंक की बात करें, ये भी बहुत बड़ी बैंक है ना। इसका भी मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी बड़ा है, अराउंड 9 लाख करोड़ के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए कोटक बैंक, इस पर भी आप देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा। देखिए कोटक बैंक के अंदर भले ही प्रोमोटर की स्टेक है 25%, मानता हूँ कि इसमें प्रोमोटर की स्टेक है। इवन डीएस की स्टेक भी लगभग 32% के ऊपर है। बट एफएस की स्टेक भी अगर आप देखेंगे कुछ कम नहीं है, 29% के ऊपर। और कोटक बैंक भी कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है। या इसके अलावा एक्सिस बैंक में आ जाइए, एक्सिस बैंक में भी प्रोमोटर की स्टेक है, ये देखिए, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रोमोटर की स्टेक सिर्फ 8% है। एफएस की स्टेक 42.5% के ऊपर है, 42.5%। और एफआईएस और डीएस की स्टेक यहाँ पे लगभग इक्वल है, लगभग इक्वल है, ठीक है। तो जब यहाँ पे एफआईएस बेचेगा भारत की मार्केट में, तो कहाँ पे बेचेगा? यहीं पे बेचेगा। ये भी बड़े बैंक है, ये कोई छोटे मोटे बैंक नहीं है ना। 3.5 लाख करोड़ का इसका भी मार्केट वैल्यूएशन है। अब आ जाइए इंडासिन बैंक। इंडासिन बैंक में हो सकता है कि रिसेंटली काफ़ी इंटरनल इशूज क्रिएट हुआ हो, बट स्टिल इसमें भी आप देखेंगे प्रोमोटर के पास तो है ही नहीं, 15-16% की स्टेक है। उसके बाद डीएस के पास 35% की स्टेक है, एफएस के पास 31% की वेटेज है, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो कि भारत की जो बड़े बड़े बैंक है उसका मैं आपको फुल डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मेनली जो एफएस द्वारा बिकवाली हो रहा है वो बैंक्स में ही हो रहा है। और यही वजह है कि आज भी आप देख लीजिए निफ्टी 50 जितना ना गिरा, बैंक्स उससे ज़्यादा गिर रहा है। और सारे जो प्रॉब्लम की जड़, मतलब सारे प्रॉब्लम अब एक दूसरे के साथ देखिए कनेक्टेड तो है, चेन माफिक कनेक्टेड है। जैसे जैसे ये जंग आगे और बढ़ता जाएगा और कंटिन्यू होता जाएगा, एक के बाद एक चेन जो है सामने आता जाएगा, एक के बाद एक क्राइसिस जो है चेन के रूप में सामने आता जाएगा। तो ये सारे जो क्राइसिस, सारे जो प्रॉब्लम की जड़ है दोस्तों, ये जंग, याद रखना, ये जंग जब तक ना रुक जाए, कंप्लीटली सीज फायर हो जाए, कोई सोल्यूशन नहीं। टेम्पोररी सोल्यूशन तो कुछ काम भी नहीं आता है, ठीक है। अब सिर्फ यही नहीं, ये तो मैं आपको बैंक दिखा दिया। अब ऑयल प्राइस बढ़ने से दोस्तों मैं आपको एक, मतलब कह सकते हो कि एक बेसिक सवाल पूछता हूँ। जब तेल की प्राइस बढ़ जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, तो ऑटोमेटिकली जो भारत सरकार है वो भी पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ा देगा। अभी भले ही बढ़ा नहीं रहा है। अब ये भी फैक्ट है, ये जो रशिया से भारत अभी तेल खरीद रहा है ना, रशिया कोई दान पेटी खोल के नहीं रखा है कि भारत को डिस्काउंट में दे रहा है। अरे जी नहीं, डिस्काउंट में दे रहा था वो उस टाइम पे तो रशियन ऑयल की उतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, बहुत सारे ऑप्शन था दुनिया के पास। आज देखिए मिडिल ईस्ट में जो वहाँ से कोई भी शिप वेसल नहीं सप्लाई हो रहा है, तो अब डिमांड बढ़ रहा है। रशिया अब किसी को डिस्काउंट में नहीं दे रहा है, सब नॉर्मल कैप में ही दे रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि भारत अभी रशिया से ऑयल खरीद रहा है मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, ये सब फालतू की बात है। कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा अभी भारत को, ठीक है। अब तेल की प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली दोस्तों जो लोग गाड़ी, बाइक, स्कूटर ये चलाता है वो कम यूज़ करेगा। और यही वजह है कि हमारे ऑटो सेक्टर में भी अगर आप देखेंगे पिछले कुछ 6-7 ट्रेडिंग सेशन पे बहुत पिट चुका है। ऐसे अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर पिटा है जो लायक नहीं है। जैसे कि टाटा मोटर्स की आप देखिए, टाटा मोटर पैसेंजर पिछले 5 दिनों पे 8% गिरा, एक महीने पे 15% गिर गया, जस्ट इमेजिन कीजिए। अच्छा, उससे भी अच्छी कंपनी महिंद्रा को मैं आपको दिखाता हूँ, आज एक दिन पे 4% पिट गया, 5 दिन पे इमेजिन कीजिए 10% गिरा है। बस अब देखते जाइए, महिंद्रा कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ ऑयल प्राइस बढ़ रहा है।
मैं आपको कह रहा था ना शुरू में कि एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक के बाद एक प्रॉब्लम आता जाएगा। ये देखिए महिंद्रा 15%, 16% पिट गया, कोई रीजन नहीं है। अशोक लैंड इतना बेहतरीन कंपनी, अंडररेटेड फाइन कंपनी है, आज 3.5% पिट गया, पिछले 5 दिनों पे 11-12%, एक महीने पे 15-16% पिट गया। और खास करके पिछले 2 हफ्तों से जब से ये जंग शुरू हुआ तब से ये आप देखिए चार्ट पैटर्न मोस्टली जो ऑटो कंपनीज की वही आपको दिख रहा है, जब से ये जंग शुरू हुआ तब से ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड दे रहा है। अच्छा, जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग में आपके बजाज ऑटो को उठाइए, पिछले 5 दिनों पे 6% गिरा, एक महीने में फिर भी ये उतना गिरा नहीं है। बाकी जो आपकी जो पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर जितना गिरा है, ये भी आप देखिए 7% गिरा। या आप आइशर मोटर को उठाइए, आज एक ही दिन पे 4% का राउंड गिर गया, पिछले 5 दिनों पे लगभग 9% गिर गया, एक महीने पे लगभग 12-13% गिर गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए अभी फिलहाल माहौल काफ़ी वीक है, और वीक रहने के कारण कल भी मार्केट फिर से पिट सकता है, ठीक है। सो दोस्तों इसी से रिलेटेड याद रखना, आज रात की 10:30 की वीडियो में मैं आपको एकदम डिटेल में पूरा जानकारी दे दूंगा। सो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, रात की 10:30 की वीडियो मिस मत करना। इवन उस टाइम पे जो ग्लोबल मार्केट का अपडेट रहेगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो उसके साथ साथ मैं कहूंगा ये भी फैक्ट है, ये भी सच है कि आज की डेट में हर 1 घंटा 2 घंटा छोड़ छोड़ के ना कुछ कुछ नया नया खबर मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी मार्केट रिएक्ट कर रहा है। तो ये जो बेसिकली वीडियो मैं बना रहा हूं अभी शाम लगभग 8 बज के वही 10-15 मिनट के आसपास, हो सकता है कि 1 घंटा बाद या 2 घंटा बाद कुछ ऐसा खबर आ गया कि आपके जो डॉ जोन्स है, नैस्डैक है, वो सीधा सीधा स्काई रॉकेट बन गया, ये ऊपर स्पाइक कर गया और पॉजिटिव में पहुंच गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उस टाइम पे या उस केस में हमारे गिफ्ट निफ्टी भी रिकवर कर जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हो रिकवर करना तो बहुत दूर की बात है, 23,555 पॉइंट में चल रहा है, मतलब आज निफ्टी पे जहाँ पे क्लोजिंग है उससे बहुत नीचे चल रहा है, ऊपर से प्रीमियम का ऐड कीजिए, ठीक है। तो कुल मिला के माहौल अभी काफी गंभीर है, और इन सब सेक्टर पे जो अभी आपको मैं दिखाया, बैंक्स हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, इसमें आगे भी बम्पर पिट सकता है अगर ये जंग नहीं रुका तो, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन डाउट कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।